वेलकम टू योर चैनल बाय डॉक्टर नेहा मालविया। आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बोर्ड्स 21 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो बता दूं कुछ चेंजेस हैं इस बार पैटर्न में आपके, तो वो चेंजेस पहले सुन लीजिए। क्या चेंजेस होंगे इस बार के क्वेश्चन पेपर में, आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे। सबसे पहले आपके 4 सेक्शंस होंगे। पहले 5 सेक्शंस हुआ करते थे, इस बार आपके 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 होंगे, जिसमें से 10 वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे, 4 असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस होंगे, 2 पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे और हर एक पैसेज से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 होंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके 2 नंबर के एक क्वेश्चंस होंगे, तो 17 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस जो होंगे वो सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस जो होंगे ये सेक्शन सी के अंदर आएंगे। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे और ये 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, मतलब 31, 32 और 33 क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ओके, जिनमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। सेक्शन ए में हम शुरू करते हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रीडेटर अवॉइड ईटिंग मोनार्च बटरफ्लाई, हाउ डज द बटरफ्लाई डेवलप दिस प्रोटेक्टिव फीचर। अब ये मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है ना, ये बहुत डिस्टेस्टफुल होती है बर्ड्स के लिए। जो बर्ड्स जो इसके प्रेडेटर है इसके लिए बहुत डिस्टेस्टफुल होती है, क्योंकि उनमें केमिकल प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द रोल्स ऑफ कोडॉन AUG एंड UGA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। AUG आपको पता है मेथियोनिन है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, और UGA क्या करता है, स्टॉप करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल दैट रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिसके वजह से सेल डिवीजन में गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है एनाफेज में, तो या तो जिस साइड में ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे उधर गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और जिधर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होकर जिस पोल की तरफ नहीं है वहाँ के जो सेल्स डेवलप होंगे उसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज फॉर द टाइप ऑफ कंजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो लैब में प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का प्रिजर्वेशन है, ex-situ कंजर्वेशन है। ठीक है, जो लैब में या बाहर नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट के अलावा जो प्रिजर्वेशन होता है उसे हम कहते हैं ex-situ कंजर्वेशन। Why are some organisms called as stenothermals and others as stenohaline? स्टीनोथर्मल्स मतलब कि जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। स्टीनो मीन्स नैरो रेंज, तो थर्मल टेम्परेचर के लिए, तो जो नैरो रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टीनोथर्मल्स होते हैं, और जो नैरो रेंज के सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टीनोहेलाइंस होते हैं। व्हाट इज़ द प्लॉइडी लेवल ऑफ स्क्यूटेलम, द फंक्शनल कॉटिलिडन प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडमस एम्ब्रियोज। स्क्यूटेलम जो होता है, जो रेमिनेंट पार्ट होता है कॉटिलिडन का मोनोकॉटिलिडमस प्लांट्स में, ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, क्योंकि कॉटिलिडन है तो कॉटिलिडन क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तो ये स्क्यूटेलम भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। 7th क्वेश्चन है, मेंशन लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इन ह्यूमन। सर्टोली सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस टर्मिनल violet flowers where other plant produce inflated pods containing round seeds. Identify the dominant trait. अब इसमें 2 चीज़ों की बात की गई है, एक है violet flower और दूसरा फ्लावर जो है
ये आपका वॉयलेट फ्लावर हो गया, टर्मिनल वॉयलेट फ्लावर है, वाइल द अदर प्लांट प्रोड्यूस इनफ्लैटेड पॉड्स कंटेनिंग राउंड सीड्स। तो इसमें वॉयलेट फ्लावर ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, टर्मिनल डोमिनेंट नहीं होता है, वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट होते हैं, एक्सियल डोमिनेंट होता है, जबकि इनफ्लैटेड जो होगा, इनफ्लैटेड पॉड्स जो होते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, वॉयलेट और इनफ्लैटेड। नेम द स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। 9th क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल जब ये ओवम रिलीज कर देता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक। वाई दिस एंजाइम इज प्रिफर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन पीसीआर। जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है दैट इज टैग पॉलीमरेज, उसका सोर्स क्या है, टैग कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको, थर्मस एक्विटिकस उसका सोर्स है, इसलिए उसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और ये टैग पॉलीमरेज जो होता है ये हाई टेम्परेचर पर भी फंक्शनल होता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया, थर्मस एक्विटिकस जो स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं टेम्परेचर के लिए। तो पीसीआर में टेम्परेचर बहुत हाई भी जाता है, इसलिए इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। 11th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्टाइल, the possibility of a female becoming a hemophilic is very rare. Mother of such female has to be at least carrier and father should be hemophilic. इसमें दोनों assertion और reason दोनों true हैं, और reason जो है वो correct explanation है assertion का। ठीक है, क्योंकि हीमोफिलिक QX क्रोमोसोम कैरेक्टर है, इस वजह से। या इसमें एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड थ्रू डाईहाइब्रिड क्रॉस। सही है, और रीज़न दिया हुआ है, ओनली दोज जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड। ये गलत है। ठीक है, तो इसमें असर्शन सही होगा और रीज़न रॉन्ग होगा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का असर्शन ट्रू और रीज़न इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू और रीज़न इज फॉल्स, ये किसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है, नाउअडेज बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग। नाउअडेज बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग विथ डैन एक्सेलरेटेड रेट। रीज़न दिया हुआ है, पहला ऑप्शन सही है आपका, एक्जोटिक स्पीशीज़ आर कंसिडर्ड टू बी द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इन स्पीसीज़। ये भी सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है डिक्लाइनिंग का, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, जनरली द पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर्स इज स्मॉल। रीज़न दिया हुआ है, प्रेडेटर्स चेक द प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन स्मॉल है क्योंकि प्रे उसको चेक करते हैं, तो ये दोनों सही तो है, लेकिन ये रीज़न जो है ये सही नहीं है। ठीक है, 14th क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर अफेक्टेड अगेंस्ट वायरसेस। सही है, इंटरफेरॉन्स आर अफेक्टेड अगेंस्ट वायरसेस। प्रोटीन्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर अफेक्टेड अगेंस्ट वायरसेस। तो ये सही नहीं है कि प्रोटीन्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सिंथेसाइज किए जा रहे हैं वही वायरस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ये सही नहीं है। तो असर्शन इसमें सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस।
टर्नर सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ है। टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ एल्लोसोम फ्री एग एंड अ नॉर्मल एग्स कंटेनिंग स्पर्म और नॉर्मल एग एंड एन एल्लोसोम फ्री स्पर्म। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। नंबर ऑफ बार बॉडी इन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम इज। बार बॉडी जो होती है ना, बार बॉडी का नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1 होता है। टर्नर सिंड्रोम एक्स 0 है। ठीक है, एक एक्स है और 0 है, दूसरा वाला एक्स नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम में। तो बार बॉडी क्या हो जाएगी, बार बॉडी का नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1 मतलब 0। ठीक है, तो 1 एक्स क्रोमोजोम है, -1 हो गया तो 0 हो गया। बार बॉडी होती क्या है, बार बॉडी जो होती है वो डेंसली स्टेनिंग इनएक्टिवेटेड कंडेंस्ड एक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, जो एक ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोजोम्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं बार बॉडी, और ये न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में देखी जाती है। आपको इतना पता रहना चाहिए कि बार बॉडी का नंबर क्या है। बार बॉडी का नंबर जितने एक्स क्रोमोजोम होंगे -1 करना है आपको। तो नॉर्मल अगर फीमेल है तो बार बॉडी 1 होगी, 2 एक्स है तो नॉर्मल जो होगी वो 1 होगी। टर्नर सिंड्रोम है, एक्स 0 है तो बार बॉडी का नंबर 0 होगा। टर्नर सिंड्रोम इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा पता है आपको, एन्यूप्लॉइडी, कम हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम ये ऑलवेज स्टेराइल होंगे, ये ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है टर्नर सिंड्रोम के लिए। इट इज़ अ केस ऑफ मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये सही है। The suffering individual is sterile female with 1 X chromosome missing in the cell, ये भी सही है। The problem can be used by taking regular injections, of female sex after puberty, ये wrong है। The individuals are short stature, ये सही है। ठीक है, 5th क्वेश्चन दिया है, टर्नर सिंड्रोम डेवलप ड्यू टू फ्यूजन ऑफ नॉर्मल गैमीट विथ एबनॉर्मल गैमीट। सही है। फ्यूजन ऑफ एन एग विथ 22 क्रोमोजोम एंड अ स्पर्म विथ 23 क्रोमोजोम रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ टर्नर सिंड्रोम, ये भी सही है। लेकिन ये रीज़न जो है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, 16th में ये पैराग्राफ है। Kangaroo rat seldom drinks water. It is thick coat to minimize evaporation, desiccation. The animal seldom comes out from the outer. ये आपके इकोलॉजी पोर्शन का क्वेश्चन है, मैं सीधे क्वेश्चंस पे जाती हूँ, आप ये पढ़ लीजिएगा इसको। Kangaroo rat dwells in a habitat with, इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेचुरल ड्राइनेस एंड एरिड एरियाज, ये दोनों हैबिटेट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक वाटर रिफर्स टू, मेटाबॉलिक वाटर रिफर्स टू वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन के बाद फैट और कार्बोहाइड्रेट के, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है पार्ट इसमें, डेजर्ट एनिमल्स मिनिमाइज वाटर लॉस बाय प्रोड्यूसिंग हाईली कंसेंट्रेटेड यूरिन, सही है। प्रमोटिंग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी सही है। पोजेसिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, कैंगरू रैट इज अ, कैंगरू रैट क्या है, रेगुलेटर, तो इसका सी ऑप्शन सही है। डेजर्ट एनिमल्स पोजेस स्पेसिफिक अडेप्टेशंस सुटेबल फॉर देयर हैबिटेट। ठीक है, पता है आपको डेजर्ट एनिमल्स में सुटेबल अडेप्टेशंस होते हैं फॉर देयर हैबिटेट, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर आफ्टर कंडक्टिंग सर्टेन टेस्ट, अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अ डॉक्टर आफ्टर कंडक्टिंग सर्टेन टेस्ट ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन एडवाइज्ड हर टू अंडरगो एमटीपी, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एज द फीटस सी वॉज कैरिंग शोड ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम।
21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, मतलब कि ये डाउन सिंड्रोम है। स्टेट द कॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। कॉज क्या होता है? सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब डिसजंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है एनाफेज में, तो उसके वजह से ट्राइसोमी होगी अगर 21st क्रोमोसोम का नहीं हुआ तो। ठीक है। वाई वॉज शी एडवाइज टू अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड नॉट टू कंप्लीट द फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी एक्सप्लेन। क्योंकि ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, फिजिकली रिटार्डेड होते हैं, फरोड टंग होती है इनकी, ब्रॉड पाम होता है, क्रीज पाम होता है। ठीक है, इनका ठीक से डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं इनकी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक ऑपरॉन, व्हाट एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय जेड। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। आइडेंटिफाई आई एन पी। आई क्या है? रेगुलेटरी जीन होगा। ठीक है, और पी क्या है? प्री प्रमोटर जीन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। वाई आर स्मॉल साइज्ड एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन, एक्सप्लेन। पोलर रीजन को आपको पता है कि बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, लार्ज साइज एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बड़े एनिमल्स? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो, इसलिए लार्ज साइज एनिमल्स पाए जाते हैं। हमिंग बर्ड में क्या होगा? इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिलेटिवली ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये हीट फास्ट लूज़ करेगी। ठीक है, और बाहर कोल्ड बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा लूज़ फास्टली करेगी और ये एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए रेयरली पाई जाती हैं। एक्सप्लेन ब्रूड पैरासिटिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ब्रूड पैरासिटिज्म, जैसे कि कोयल है, पैरासिटिक बर्ड है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि इन्होंने टेक्निक इन्वॉल्व कर ली है कि ये एग को ले करते हैं, अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं, क्रो के नेस्ट में ये एग को ले करते हैं। ठीक है, और इनका एग भी बिल्कुल क्रो के एग की तरह ही होता है। या ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, नेम अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, इट्स सोर्स ऑर्गेनिज्म एंड द पर्पस फॉर विच इट इज गिवन टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। साइक्लोस्पोरिन ए है ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका सोर्स क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, explain logistic growth pattern of population. Why do population growth pattern of all organism ultimately follow it? लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न का मतलब है कि लिमिटेड सोर्सेज मौजूद हों। पता है आपको लिमिटेड सोर्सेज ही मौजूद हैं वर्ल्ड में किसी के लिए भी, तो इनिशियली इसमें लैग फेज होता है, फिर एक्सेलरेशन फेज होता है, फिर डिक्लेरेशन फेज होता है, और बाद में एक स्टैग्नेंट फेज आ जाता है जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि उस एरिया की वो कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम डेंसिटी सस्टेन कर सकती है उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इस तरह के इस कर्व को क्या कहते हैं? हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ये एरियाज़ में ये लिमिटेड सोर्स ही लेटर और सूनर रह जाते हैं, इसलिए अल्टीमेटली ग्राफ यही होता है, सिग्मॉइड ग्राफ। What is in situ conservation? How many biosphere reserves, sanctuaries and national parks are present in India? ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। जब कंजर्वेशन को नेचुरल हैबिटेट में करते हैं तो हम इसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 है, सेंचुरीज 448 हैं, और नेशनल पार्क्स 90 हैं। ठीक है। मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब। टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब का काम क्या होता है कि ये ट्रैप कर सकें पॉलन ग्रेन्स को, विंड में पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकें। ये स्टिग्मा पार्ट होता है, स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट होता है। टेपिटम, टेपिटम क्या करता है? टेपिटम ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। Which disease can be detected using this? एलाइजा का फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से इससे बहुत सारी डिजीजेस डिटेक्ट हो सकती हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें से। When a foreign DNA is introduced into an organism, how is it maintained within host and how it is transferred to the progeny of the organism? जब फॉरेन DNA को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, how it is
हाउ इट इज़ मेंटेन्ड, कैसे मेंटेन करते हैं। जब फॉरेन डीएनए को हम प्लाज्मिड में लाइगेट करके होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और प्लाज्मिड में आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो जब जब प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह की वजह से रेप्लिकेट करेगा, तो उसके साथ ही फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं। Explain the events that occur in the host cell on introduction of nematode resistance gene into the tobacco plant by using agrobacterium vectors। जो निमेटोड है मेलिडिग्नी इग्नोग्निशिया, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, और टोबैको प्लांट में टोबैको के प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इसमें आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए से जो बाइंड कर सके, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को अगर हम डाल दें इसमें, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या करेगा, उस एमआरएनए को, जो उस पैथोजन का आरएनए है, उससे बाइंड कर लेगा। उसे बाइंड करने के बाद वो जो है वो फिर प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, और प्रोसेसिंग उसकी बंद हो जाएगी वहाँ पर, और इस तरह से हम ट्रांसजेनिक होस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन सी, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉटन प्लांट सो एज टू कंट्रोल इन्फेक्शन ऑफ बॉलवर्म। मेंशन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द जीन वॉज आइसोलेटेड एंड एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ एक्शन। बीटी टॉक्सिन जीन ये आइसोलेट किया गया था बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस से, और ये कोड करते हैं जीन्स कौन सा, CRY1AC और CRY2AB, जो कि कॉटन बर्लवॉर्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है कि ये जीन्स जो होते हैं ये प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स इंसेक्टिसाइडल होते हैं। जब इंसेक्ट इन पत्तियों को खाता है तो इनएक्टिव टॉक्सिन्स उनके बॉडी में चले जाते हैं। ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स जब उसके गट में जाते हैं, जहाँ पर अल्कलाइन मीडियम है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव टॉक्सिन्स क्या करते हैं, गट की एपिथेलियल सेल्स को ये परफोरेट कर देते हैं, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसके वजह से जो इंसेक्ट लार्वा है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, स्टडी द टेबल गिवन एंड आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3। पहला वाला दिया है डीएनए कोड एंड जीन, फिनाइलएलानिन का AAA होगा। अगर आपको नहीं याद है तो कोडॉन इन mRNA नीचे लिखा हुआ है, कोडॉन इन mRNA में UUU है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो डीएनए में होगा, तो UUU का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, AAA हो जाएगा, और कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन भी होगा। तो आपका थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी AAA होगा और थर्ड वाला भी AAA होगा। अब मेथियोनिन वाले में आइए, सेकेंड वाले में डीएनए कोड एंड जीन TAC है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में होगा। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है कि T की जगह U हो जाएगा, तो T का कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री U और C का कॉम्प्लीमेंट्री G, तो सेकंड क्या हो जाएगा, AUG। फोर्थ क्या हो जाएगा, जो कि सेकेंड वाले का कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंड क्या था आपका AUG, तो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, UAC। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया AAA, सेकेंड हो गया AUG, थर्ड हो गया AAA, और फोर्थ हो गया UAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, a polypeptide consists of 24 different amino acids. How many bases must be there in the processed mRNA that code for this polypeptide? एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो 24 अमीनो एसिड के लिए 24 × 3 इज इक्वल टू 72, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। सेकेंड, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ tRNA इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। डिफरेंट टाइप ऑफ tRNA, हर अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट tRNA चाहिए, तो 24 अमीनो एसिड है, 24 डिफरेंट tRNA की ज़रूरत होगी। स्टेट एनी 2 क्राइटेरिया for determining biodiversity hotspot. Name the individual who developed the concept of biodiversity hotspot. Also mention the name of the hotspot designated in India.
क्राइटेरिया जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के थे कि वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस होनी चाहिए और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिज्म मतलब कि उसी जगह पर वो चीज़ें पाई जाएँ, ऑर्गेनिज्म पाए जाएँ। तो हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट ये डेवलप किया था नॉर्मन मेयर्स ने। और हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा या ईस्टर्न हिमालयाज, ये जो है हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction in plants. Explain with the help of suitable example. एपोमिक्सिस मतलब होता है कि एग में कोई रिडक्शनल डिवीजन, एग सेल में बिना रिडक्शनल डिवीजन के अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे साइट्रस और मैंगो वैरायटीज़ में न्यूसिलर सेल्स जो होती हैं, जो एम्ब्रियो सैक को घेरे रखती हैं, न्यूसिलर सेल्स ये डिवाइड करने लगती हैं और ये एंटर कर जाती हैं एम्ब्रियो सैक में और ये एम्ब्रियो बना लेती हैं। ठीक है, तो बहुत इस तरह के जो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें इस एपोमिक्सिस अगर हो रही है तो एक व्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जेनस टू विच, 30th क्वेश्चन है ये, नेम द जेनस टू विच बैक्यूलो वायरस बिलोंग, जिस जेनस में बिलोंग करता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में। डिस्क्राइब देयर रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो वायरसेस हैं बैक्यूलो वायरसेस, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं और ये टारगेट ऑर्गेनिज्म, टारगेट इंसेक्ट को ही ये मारते हैं और दूसरे बाकी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में आते हैं। एक्सप्लेन 3 बेसिक स्टेप फॉलोड ड्यूरिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्टेप क्या होगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें पहले करना है तो हमें डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि उसको इंट्रोड्यूस करना होगा होस्ट में, और तीसरा कि होस्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिज़ायरेबल जीन, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन, और तीसरा हो गया कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जीन इनटू होस्ट। अब ये आपका था सेक्शन सी। सेक्शन डी आपके 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का होगा जिसमें कि 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टिग्मा इन पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। स्टिग्मा का क्या रोल है? स्टिग्मा पे ही आकर के पॉलन ग्रेन बाइंड करता है। ये अगर इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन्स हैं तो उसको रिजेक्ट कर देगा और ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा पॉलन ट्यूब के। अगर कंपेटेबल पॉलन ग्रेन्स हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द post pollination events leading to double fertilization in angiosperm. It is if a 2-cell pollen grain land on stigma. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं ये ग्रो करती हैं, पॉलन ट्यूब ग्रो करने में मदद करती हैं। फिर जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज़ होता है, जाइगोट बनाता है जिसे हम सिंगैमी कहती हैं, और एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, या और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑप्शन है इसमें, मेंशन द इवेंट्स दैट lead to the development of placenta during pregnancy in human females. क्या इवेंट होते हैं? आप इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपीयर होते हैं ट्रोपोप्लास्ट में, जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होती है यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। ये कोरियोनिक विलाई जो होती हैं वो इंटरडिजिट करती हैं यूटेराइन टिश्यू को और ये फॉर्म करती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। रोल ऑफ प्लेसेंटा क्या है? रोल ऑफ प्लेसेंटा जो है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं, और तीसरा ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, HCG, ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं। 32 क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हाउ द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज डिटेक्टेड। इसमें तो आपको इस ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन उन्होंने लिए, फिर उसको हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यूज़ किया, फिर मिक्स्ड यूज़ किया, ये पूरा आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको अगर आप इसे डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
फिर इसके बाद मैकार्टी, मैक्लियोड, एवरी ने इसको एक्सपेरिमेंट को के थ्रू जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। उन्होंने प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज एंजाइम को यूज़ किया और देखा कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो ये पूरा आपको प्रैक्टिकल इसका लिखना पड़ेगा दोनों का। एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसके जितने यूनिट्स हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश। और यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पेक्टिवली आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के सिंथेसिस के लिए। सिग्मा फैक्टर होता है जो आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, और रो फैक्टर होता है जो आरएनए सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है। तो ये पूरा आपको लिखना होगा। 33 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, और पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो प्रोसेस है, पैसिव इम्यूनिटी फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट है। नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो कि इनॉकुलेशन ऑफ पैथोजन किसी और ऑर्गेनिज्म में हमने डाला और उसके बाद वहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई और इन एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया गया वैक्सीन में, तो ये हो गई पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द रोल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इन कीपिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्दी। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन बॉडी अगेंस्ट सॉरी कौन सा क्वेश्चन है ये, बी, कमेंट ऑन द रोल वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इन कीपिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्दी। एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में अगेंस्ट एंटीजन, ये पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती हैं। ये वैक्सीन्स जो होती हैं ये मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, मेमोरी सेल्स बी सेल और टी सेल की मेमोरी सेल प्रोड्यूस करती हैं कि फर्दर अगर एक्सपोजर होगा पैथोजेंस का तो ये मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो ज़्यादा डेडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे टिटनस के या स्नेक के पॉइजन के, तो इनके लिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज़ द फिगर ऑफ बायोगैस, व्हाट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। क्या मटेरियल यूज़ होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए? काउडंग यूज़ होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। व्हाट आर मेथानोजेंस, हाउ डू दे जनरेट बायोगैस। मेथानोजेंस क्या होते हैं? जो एनारोबिक मिथिल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटीरियल पे, उन्हें हम कहते हैं मेथानोजेंस। और ये गैस में क्या क्या होता है? गैस में होता है मीथेन, मेनली क्या होता है गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में, और स्मॉल अमाउंट में उसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और H2S गैस होती है। ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। अब इसमें ए क्या है? ए जो है ये बायोगैस है जो कॉम्बिनेशन है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन इसका कॉम्बिनेशन है, और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स हाउसेस में एज एन इन्फ्लेमेबल। और बी क्या है? ये स्पेंट स्लरी या स्लज है जिसको रिमूव कर दिया जाता है दूसरे आउटलेट से, और जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइज़र हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक सैम्पल पेपर मैंने प्रिपेयर किया कि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का आपका पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना आपको लिखना है हर क्वेश्चंस में। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस सैम्पल पेपर को एक बार कंप्लीट अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी मैं जल्दी डालूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।